न्याय प्रणाली को रफ्तार देने और पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाने के उद्देश्य से देश में ई कोर्ट का तीसरा पेज शुरू किया जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान भी किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की है कि देश भर में ई कोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। ई कोर्ट परियोजना की संकल्पना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कार्य योजना 2005 के आधार पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों का आधुनिकीकरण है, जिससे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा सकेगा। इसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं। बजट में वित्त मंत्री ने इसके तीसरे चरण के लिए भारी भरकम राशि का आवंटन किए हैं। ई अदालतें एक तरह से न्यायिक सेवा संस्थानों का नया प्रयोग है, जिसमें अधिकतम काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से होना है। इसे अदालत का वर्चुअली रूप भी कह सकते हैं। इससे लोगों को घर बैठकर ही न्याय मिलने की सुविधा दी गई है। इसमें जज मामले की सुनवाई वर्चुअली करेंगे और वादकारी और वकील भी अपने अपने घर बैठकर ही अपना पक्ष रख सकेंगे। इसमें भौतिक उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी। इससे न्यायिक समय में बचत होगी और कोर्ट संबंधी अन्य खर्च भी कम होंगे। बजट में एक बड़ी घोषणा मोटा अनाज को लेकर भी कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोले हैं कि मोटे अनाज को लेकर श्री अन्न योजना की शुरुआत की जाएगी। भारत में मोटा अनाज खाने की परंपरा रही है। ये इंसान को सेहतमंद रखता है। भारत यही परंपरा अब दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट की भाषण में इसको लेकर कई बातें कही है। सरकार इस साल अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रहा है। इससे भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ते हुए नई पहल की शुरुआत हुई है, इसलिए श्री अन्न नाम दिया गया है। अनाज को संस्कृत में अन्नम और हिंदी में अन्न कहा जाता है। श्री शब्द का प्रयोग किसी शुभ या फिर शुरुआत या फिर वस्तु के लिए किया जाता है, इसलिए इस पहल को श्री अन्न कहा गया है, जिसके जरिए मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार इसे खाने, उगाने और निर्यात करने पर फोकस कर रही है। सिर्फ श्री अन्न ही नहीं, वित्त मंत्री ने अपने बजट की भाषण में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देते हुए कई योजनाओं के नाम भी ऐसे ही रखे हैं, जैसे मिष्टी, कुंवर्धन और अमृत धरोहर भी है। देश में मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों को भी फायदा होगा। खास बात यह है कि मोटा अनाज की खेती के लिए किसानों को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती। धान के मुकाबले मोटे अनाज की खेती में पानी की खपत कम होती है। यूरिया और दूसरे रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी खेती पर्यावरण के लिए भी बेहतर रहती है। पिछले कुछ सालों की तरह अगर दुनिया में यूं ही मोटे अनाज की मांग बढ़ती है तो किसान कम लागत पर ज़्यादा फायदा देने वाली फसल की पैदावार को और बढ़ा सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023 में देश भर में सभी आयु वर्ग के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की नई पहल की घोषणा की है। सरकार का प्रयास डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना है, जिसके तहत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, डाटा सेंटर और डिजी लॉकर जैसे टेक्निक का उन्नत और समृद्ध बनाने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति पेश की है। इससे अज्ञात डेटा तक पहुंचने में मदद मिलेगी। 5G सेवाओं का उपयोग करके ऐप विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। सरकार के इस निर्णय से स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा की व्यापक पहुंच को सक्षम करने के लिए अवसर पाएंगे। डाटा सेंटर का मकसद राष्ट्रीय महत्व के डाटा की उपलब्धता में वृद्धि करना, गोपनीय नीतियों और मानकों के पालन में सुधार लाने के अलावा आम नागरिकों को अधिक जागरूक बनाने में है। संबंधित विषय और सरकार से उनका जुड़ाव सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि व्यक्तियों के लिए डिजी लॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके तहत फिनटेक सेवाओं को आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई सहित तमाम डिजिटल ढांचे को सुगम बनाया गया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की है। इनमें सबसे अहम घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि 2047 तक एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पोलियो और टीबी के बाद अब सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का टारगेट रखा है। ये ब्लड से जुड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1970 के बाद में भारत में ये बीमारी तेजी से बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए आदिवासी क्षेत्र में 0 से 40 साल के 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे।
सके। आसान भाषा में समझे तो सिकल सेल एनीमिया ब्लड से जुड़ा डिसऑर्डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये बीमारी सीधे तौर पर ब्लड की उस रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करती है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। आमतौर पर रेड ब्लड सेल्स गोल होते हैं, इसलिए ये आसानी से शरीर में मूव होती रहती है, लेकिन बीमारी के मामले में इसका आकार बदलता रहता है। सिकल सेल एनीमिया की स्थिति में ये सख्त होने लगती है, इनकी स्थिति बदलने लगती है। नतीजा शरीर में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है या फिर रुक जाता है। मरीज में इसके लक्षण 6 महीने की उम्र में दिखने लगती है। हालांकि एक इंसान से दूसरे इंसान में इसके लक्षण में अंतर दिख सकते हैं। मरीज में रेड ब्लड सेल्स प्रभावित होने के कारण ऑक्सीजन का फ्लो बिगड़ जाता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो घटने पर मरीज थकान से जूझने लगता है, शरीर में दर्द महसूस होने लगता है। क्योंकि ये बीमारी मरीज से उसकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है, इसलिए ऐसे मरीजों को सलाह दी जाती है कि बच्चा प्लान करते समय एक बार डॉक्टर से बात करें ताकि अगली पीढ़ी में इस बीमारी को पहुंचने में रुका जा सके। सिकल सेल एनीमिया की जांच ब्लड टेस्ट के जरिए ही की जाती है। स्टीम सेल या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही इसका इलाज संभव है, लेकिन दवाओं के जरिए इसके असर को कम करने की कोशिश की जाती है। सिकल सेल एनीमिया के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में सामने आते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जन्म लेने वाले हर 86 बच्चों में से एक सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होती है। आई होप आपको यूनियन बजट 2023 के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।